नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने साक्या ब्लॉग्स पर। तो दोस्तों, आज ब्लॉग तो नहीं, एक बहुत ज़रूरी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ बिल्डर स्कैम को लेके, जो कि सुपर टैक का एक बहुत बड़ा घोटाला था। और काफ़ी लोगों की जो उम्मीदें थी एक अपना घर होने की, वो बिल्कुल बर्बाद हो गई। रोड पे आ चुके थे। अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं है भाई। वो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी सारी पूंजी खाक में जा चुकी है। जो इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड था, आर के अरोड़ा, वो अभी जेल में है। ईडी ने उसको जेल में डाल दिया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। और हम और भी बात करेंगे भाई, इस पूरे घोटाले में कितने ज़्यादा बिल्डर शामिल हैं। और जो आर के अरोड़ा है, उनके एक तथाकथित भाई है, भाई जी बोलता हूँ उनको वो, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। मैंने थोड़ी रिसर्च की है, और ये जो आर्टिकल है ये मुझे एक न्यूज़पेपर से मिला है पूरा रिसर्च, और मैंने भी इसके ऊपर कुछ रिसर्च की है। तो अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना हो तो मैं लिंक पे डाल दूंगा वीडियो के, और आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। और जिनको वीडियो देखना है वो पूरी वीडियो उसको देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। आपको बताता हूँ मैं पूरा घोटाला है क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, नोएडा के जो नामी बिल्डर हैं और सुपर टेक के चेयरमैन भी हैं आर के अरोड़ा, वो अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं। ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस पर। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। जो भी नोएडा ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी पे नज़र रखते हैं लोग, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना ये है कि ये जो आर के अरोड़ा थे ना, इन्होंने संगठन बोल के, जो संगठन क्या होता है भाई, जो एक अच्छे कामों के लिए होता है, काफ़ी लोगों का मिलके संगठन बनाते हैं, उसको संगठन बोलते हैं। लेकिन इनका एक ग्रोह था। ग्रो किस लिए यूज़ होता है आपको पता ही है, चोर डकैती के लिए जो भी यूज़ होता है उसे ग्रो बोलते हैं। तो इन्होंने अपना एक ग्रो बना रखा था जिसमें 12 से भी ज़्यादा बिल्डर शामिल थे। वो तो हम सिर्फ अभी बता रहे हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो अभी जितना पता लगा है सूत्रों के अनुसार भाई, 12 से ज़्यादा बिल्डर उसमें शामिल थे। दोस्तों, जानकारों का ये भी मानना है कि अगर ये जो आर के अरोड़ा का इसकी सही से छानबीन की जाए तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियां सामने आ सकती हैं। सूत्रों के अनुसार दोस्तों, ये घोटाला अरबों रुपए का है। इस कारण भाई कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं यार। काफी लोग रिटायर होते हैं, उन्होंने अपना पैसा संभाल के रखा था, हमें एक घर मिलेगा। बिकॉज आपको पता दिल्ली में कितनी ज्यादा हाई प्राइस है प्रॉपर्टी की। उन्होंने सोचा हमें 60 लाख, 50 लाख, 30 लाख में एक फ्लैट मिल रहा है भाई, 2-3 BHK मिल रहा है, तो क्यों ना हम उस फ्लैट के मालिक हो। कितनों का पहला घर लेने का एक सपना था, वो टूट चुका है भाई। बर्बाद हो चुके हैं लोग, और उनका पैसा भी डूब गया, और उनको फ्लैट तक नहीं मिला आज तक। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में देखें तो गली गली में भाई ये बिल्डर पैदा हुए पड़े हैं। अगर आप किसी भी गली में निकल जाइए, एक बार ड्राइव करने चली जाइए, या फिर आप पैदल निकल जाइए, आपको गली गली में जाके इतने सारे बिल्डर दिखेंगे, इतने सारे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। क्या आप बोलेंगे भाई क्या चल रहा है यार। सबसे बड़ी बात आती है कि ये जो बिल्डर्स हैं, ये इतने छोटे लेवल से ये कैसे पैदा हो गए भाई। ये मतलब आए कहाँ से इतने सारे बिल्डर्स अचानक से। तो ये सारा जो खेल है भाई 10% का खेल है। और ये 10% खेल क्या है, ये कब शुरू हुआ, चलिए बात करते हैं इस बारे में। दोस्तों, ये जो खेल है 10% का, ये शुरू हुआ था 2010 में। अगर आपको याद होगा तो 2010 में सरकार थी मायावती जी की। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो क्षेत्र है ना भाई, इसमें नाम की सरकार तो थी मायावती जी की, उसके पीछे मायावती जी का नाम था। लेकिन उनकी जो सरकार चला रहा था ग्रेटर नोएडा, नोएडा के क्षेत्र में, वो थे उनके चर्चित भाई आनंद कुमार। और आनंद कुमार भाई उस समय बहुत ज़्यादा अपनी पावर होल्ड करते थे इस क्षेत्र में। दोस्तों, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का सिंपल सा रूल था जमीन आवंटन से पहले, कि उससे पहले एक योजना निकाली जाएगी, एक स्कीम निकाली जाएगी जिसके तौर पे आप एप्लीकेशन भर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। उसके साथ आपको जो जमीन का प्राइस है उसका 10% अमाउंट देना पड़ेगा। बिकॉज ये बहुत बड़ी बड़ी लैंड होती है, इतना पैसा एक साथ किसी के पास नहीं होता है। तो 10% अमाउंट आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद 3 महीने के अंदर आपको 20% और अमाउंट देना पड़ेगा उतना। एंड उसके बाद जब आपका 30% हो जाएगा, विधिवत भूमि आपको आवंटन हो जाएगी। ये सिंपल सा रूल था उस समय। अपनी मुख्यमंत्री बहन के हनक में जो ये आनंद कुमार हैं, ये उस समय के बहुत पावरफुल जो अफसर हुआ करते थे, जो नोएडा के चेयरमैन थे सरदार मोहिंदर सिंह जी, उनसे नियम बनवाते हैं कि आपको, जैसे मैंने बताया था पहले क्या होता था, 10+20 देना पड़ता था एक ज़मीन को अपने नाम करने के लिए एप्लीकेशन देने के बाद। तो इन्होंने एक नया रूल बनवा दिया भाई, जो भी 10% देगा, 10% देने के बाद ही वो ज़मीन तुरंत उनके नाम हो जाएगी, जो भी आवेदन करता है। तो ये रूल उन्होंने उससे बनवा दिया था। लेकिन इसकी एक शर्त थी, जैसे है ना आपको 20% देना पड़ता था, अब आप भाई जी को, जो भाई जी हैं यहाँ पर भाई आनंद कुमार जी है, जो भाई जी हैं, इन तक एक मोटा चढ़ावा जाएगा उस ज़मीन की कुछ प्रतिशत का एक मोटा चढ़ावा जाएगा। उसके बाद वो ज़मीन आपको आवंटित की जाएगी।
जिसके बाद कि भाई कई प्रॉपर डीलर और जो कहीं अलग अलग जगह लोग काम करते थे, जो प्रॉपर्टी डीलर जिनसे कोई प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं था, वो भी भाई जाके बिल्डर बन गए, जिन्होंने ज़मीन ले ली, बहुत सारे प्लॉट हथिया लिए इस 10% की स्कीम के चक्कर में। तो उसके बाद वो सारे के सारे आपका बिल्डर बन गए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अगर आपके हाथ में एक ज़मीन आ गई, आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो बिल्डर होकर क्या करते हैं, आपने भी कहीं फ्लैट लिया होगा, आवेदन किया होगा फ्लैट के लिए, कहीं बुकिंग कराई होगी, तो आपने क्या देखा? सबसे पहले आपने देखा एक विज्ञापन, जो कि भाई होर्डिंग लगा देते हैं रोडों पर, बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा देते हैं कि आइए अपने सपनों का घर देखिए, इतने लाख में, इतने BHK। तो हर कोई सोचता था कि यार मेरी जो जमा पूंजी है मैं यहाँ लगाता हूँ, अपने सपनों का घर ले लेता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता था दोस्तों। बुकिंग कराने वाले बेचारे आज तक फंसे हुए हैं, जिन्होंने बुकिंग कराई वहाँ पर। और क्या करते थे लोग, बुकिंग के नाम पे उससे मोटा मोटा अमाउंट ले लेते थे। और आपको पता ही है, जो आपकी ये EMI स्कीम होती है, इसमें क्या आता है, हर 6 महीने बाद या कुछ टाइम बाद जैसे जैसे वो बनता रहता है, गड्ढा फुद के तो आपसे इतने पैसे ले लेते हैं, फिर एक फ्लोर चढ़ा देंगे तो आपसे पैसे मांग लेते हैं, डिमांड आती है। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया, इन्होंने विज्ञापन दे दे के लाखों की बुकिंग ले ली, लेकिन उसके बाद इनके पास पैसे थे नहीं उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो वो वहीं पे रुक जाता है वो सारा प्रोजेक्ट। और बुकिंग से हज़ारों करोड़ रुपए कमाकर ये खाकपति बिल्डर्स करोड़पति बन गए और आप बन गए रोडपति। तो दोस्तों ये चढ़ावा चढ़ाकर ज़मीन अपने नाम कर लेते थे बिल्डर नोएडा प्राधिकरण से, जिसको आप आम शब्दों में अथॉरिटी बोलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना विकास प्राधिकरण के लाखों करोड़ रुपए बकाया है भाई इन बिल्डर्स पे अभी तक। और अकेले मैं सुपर टेक की बात करूं, जो आपका सुपर टेक बिल्डर जो अभी जेल में है, RK अरोड़ा, उस बिल्डर पर 3,500 करोड़ रुपये बकाया है अभी प्राधिकरण के, अथॉरिटी के। इसी प्रकार के उनके ग्रोह, जो उनके ग्रोह के मेंबर है पाकी बिल्डर्स, उनकी बात करें तो आप हैरान हो जाएंगे भाई वो नंबर क्या है। जो भी 1 दर्जन से ज़्यादा बिल्डर्स हैं आपके, उन पे 42,000 करोड़ रुपये बकाया है भाई। तो आप सोच लीजिए ये भाई कितना बड़ा फ्रॉड है। और अभी तक अगर गवर्नमेंट इस बारे में कुछ नहीं कर पा रही है, तो भाई गवर्नमेंट को भी सवाल पूछने चाहिए हम लोगों को कि गवर्नमेंट इस पर कर क्या रही है। सो दोस्तों, आप जैसे और मुझ जैसे लोगों का ये मानना है कि अगर ये RK शर्मा का जो फ्रॉड है, सुपर टेक का जो ये स्कैम है, अगर इसकी सही से जांच की जाए ना, तो बात यहीं तक नहीं रुकेगी, सिर्फ बिल्डर तक नहीं रुकेगी। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बहुत बड़े बड़े अफसर्स जो कि इस पूरे घोटाले में मिले हुए हैं, जो सामने आ सकते हैं। एंड लेकिन यार जांच पूरी ईमानदारी से हो, बिकॉज इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। एंड आप ये तो जरूर मानते होंगे कि भले सरकार किसी पार्टी की हो, लोग तो इधर से उधर कनेक्शन कहीं ना कहीं होता ही है, मिले हुए होते हैं। तो जांच सही से हो, इस बात की उम्मीद कम है। लेकिन योगी जी की सरकार है, पूरी उम्मीद करते हैं कि भाई इस सरकार में तो इंसाफ जरूर मिलेगा आप लोगों को, जिन्होंने फ्लैट अपना बुक कराया था यहाँ पर। जो भी इस बारे में अगली न्यूज़ होगी, जो भी अपडेट्स होगी, मैं आपको देता रहूँगा दोस्तों। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका फ्लैट जल्द से जल्द मिल जाए। और जितने भी भाई ऐसे फर्जी बिल्डर घूम रहे हैं, ये सब जेल के अंदर जाने चाहिए। और एक लिस्ट निकली है, जो भी बिल्डर से आपको दूर रहना है, जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, वो गवर्नमेंट ने निकाली है अपनी तरफ से। तो मैं वो आपको पूरी लिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो भाई ऐसे बिल्डरों से सावधान रहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब भी आप अपना फ्लैट लें तो प्लीज़ उसमें ज़रूर चेक करें सारे डॉक्यूमेंट उसके कंप्लीट हैं। जैसे कि कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट एक सर्टिफिकेट होता है, वो हमको ज़रूरी है ना भाई। तो आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट आपको लाइन से देखने पड़ेंगे कि आपको कौन कौन सर्टिफिकेट देखने पड़ेंगे, उनकी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि वो उसने पास्ट में कितने लोगों को अपने फ्लैट दिए भी हैं या नहीं दिए हैं और क्या चल रहा है। तो आंख बंद करके फ्लैट मत लीजिए कि आपने देखा 5 रूम मिल रहे हैं मुझे सिर्फ 50 लाख में, तो आप भाग पड़े उसके पीछे की भाई है। तो आप सोचिए अगर ज़्यादा कोई दे रहा तो कुछ तो गड़बड़ होगी दोस्तों, है ना। तो ऐसे ही सतर्क रहिए, सावधान रहिए दोस्तों। और अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने कमाई का गाढ़ा पैसा भाई अच्छी जगह लगाइए। और उम्मीद करता हूँ आपको जल्द ही वापस मिलूँगा और आपका फ्लैट भी आपको जल्दी वापस मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, बाय बाय।